मुसीबत में भी जो वीरता से लड़ा वो इतिहास बन गया, और जो घमंड के साये में फला फूला वो खाक बन गया। याद रखना मेरे साथी, तेरे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। जी हाँ साथियों, कमाल की बात है, हमारे पांव के नीचे कोई अपनी जमीन नहीं है, फिर भी हम इंसानों को कुछ भी यकीन नहीं है। फिलहाल इतिहास के पन्ने पलटने आए हैं, फिलहाल कुछ ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराने आए हैं। खिलजी वंश पार्ट 1 में आपका स्वागत है साथियों। एक बात याद रखिएगा, जैसे ही किसी भी वंश की शुरुआत होती है, किसी भी तथ्य का अवलोकन हम करते हैं, सचमुच बता दें हम कि हम एक नई जगह, एक नई पृष्ठभूमि पर एक नई संरचना बना रहे होते हैं। हमारा दायित्व है कि हम उसे पढ़ें ही नहीं, उसे जिए, महसूस करें, जिससे आने वाले भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम हमारे साथ साथ चल सके। जी हाँ साथियों, तो पार्ट 1 आपका स्वागत करता है। कहीं ना कहीं हम आपको इस एपिसोड में इस पूरे खिलजी वंश से एक परिचय कराने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्हें सुन करके आपको मजा आएगा। सच बताएं, हमारी जो अवधारणाएं होती हैं मूवी के आधार पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो आपने मूवी देखी है ना खिलजी वंश को लेकर के, अलाउद्दीन खिलजी वाली, पद्मावती की कहानी, जो कुछ भी आपने देखा है, मैं आपको बता दूं वो एक अलग परिकल्पना है। वो अवधारणा आपकी वास्तविक नहीं हो सकती है, वो सत्य से कोसों दूर हो सकती है। सत्य के पैमाने पर परखने के लिए कहीं ना कहीं फिल्म काफी झूठी साबित हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि आपकी पढ़ाई से उस मूवी का कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। अतः वो अगर चित्रांकन आपके मस्तिष्क में है तो कृपया उसे हटाइएगा और इस नई पृष्ठभूमि पर, एक नए मंच पर, एक नई संरचना अपने मस्तिष्क को देने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारी आपसे गुजारिश होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी आपके मस्तिष्क में डालना चाहूंगा कि यह इतिहास है, कोई विज्ञान नहीं है। यह इतिहास है साथी, कोई विज्ञान नहीं है। जो लिखा है इसे इंसान है, कोई भगवान नहीं है। इसका तात्पर्य है कि इसका लिखने वाला, इसका जो राइटर है, वो अपनी परिकल्पना, अपनी अवधारणा के अनुसार इस इतिहास की रचना करता है, इस साहित्य की व्याख्या करता है, इस तमाम बड़ी कहानी को इस पर्दे पर लाने का प्रयास करता है। और रही बात मूवी की, तो वहां पर कुछ ये मंशा होती है कि सामने जब आप उसे देखें तो चीजें काफी बढ़ा चढ़ा के हों, लेकिन इतिहास के पन्ने उतनी गवाही नहीं देते हैं। तो आइए फिर से जुड़िए और एक बेहतरीन मंच के साथ, एक बेहतरीन कलाकार के भांति आप अपने इस जीवन के रंग मंच पर अभिनय करने के लिए तैयार है साथियों। तो फिलहाल हमारे पास जानकारी होनी चाहिए और इस मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि आने वाले देर भविष्य में हम जरूर सफल होकर लौटेंगे, जरूर सफल होकर लौटेंगे। तो खिलजी वंश पार्ट 1 में आज हम आपको क्या क्या बताएंगे, जरा गौर फरमाइएगा साथियों। मैं आपको रिकैप देना चाहता हूं। पिछले एपिसोडों में हमने देखा क्या कि 772 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का लुटेरा, अरब, जिसे अरब आक्रमणकारी कहते हैं, अरब से चल करके हमारे भारत में प्रवेश करता है। पहला विदेशी आक्रमणकारी आता है जो हमारे भारत को लूटता है, और कहीं ना कहीं उसके लूटपाट से हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने पाता, लेकिन दूरगामी उसका परिणाम यह हुआ कि आने वाले देर भविष्य में लोगों को पता चल गया एक रास्ता कि मोहम्मद बिन कासिम जिस रास्ते से आया हुआ है, कहीं ना कहीं वो भारत का दरवाजा खोल दिया है। अन्य लुटेरे अब ये सोचेंगे कि अच्छा, भारत में जाया जा सकता है। आपकी मंशा होगी कि भारत में क्यों ऐसी अभिलाषा थी लोगों की, तो अकूत धन संपदा हमारे भारत में भरी पड़ी थी साथियों। और इस धन संपदा को लेने के चक्कर में तमाम ऐसे दूर दराज के देश के रहने वाले लोग इस पर आक्रमण किया करते थे। इसका कारण, इसका तात्पर्य है कि मोहम्मद बिन कासिम ने वो दरवाजा, वो फाटक खोला, किसका? भारत का। और अब आसानी होगी, और इसी आसानी का फायदा उठाएगा महमूद गजनवी। खूब लूटेगा हमारे भारत को, लूटपाट की मंशा से आया। एपिसोड पिछला आपको बता चुका है। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आता है साथियों, और इसकी मंशा केवल लूटपाट नहीं होती है, इसकी मंशा साम्राज्य विस्तार भी थी। अतः उसकी दो लालसाएं थी, दो अभिलाषा थी, एक तो साम्राज्य विस्तार, दूसरा लूटपाट, और दोनों में सफल होता है। एपिसोड हमारे पिछले आपको गवाही देते हैं कि 1192 ईस्वी में यही मोहम्मद गोरी आपके प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है तराइन के दूसरे युद्ध में। और जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं
तो मोहम्मद गौरी का कब्जा होता है दिल्ली की सल्तनत पर। और जहां मोहम्मद गौरी दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होता है, और सच में बता दूं कि मोहम्मद गौरी भारत पर राज नहीं करता, बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक था वो। वापस लौट जाता है गजनी यानी अफगानिस्तान, गजनी वापस लौट जाता है, लेकिन ध्यान रखना अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहीं छोड़े जाता है। छोड़े जाने का तात्पर्य था कि मेरा गुलाम, क्योंकि उसके संतान नहीं थी, मेरा गुलाम यही ऐबक इस दिल्ली सल्तनत पर यानी भारत के साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा, यही यहां का राजा होगा, यही यहां का सुल्तान होगा। तो गुलाम एक सुल्तान बना और इस वजह से उस पूरे वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना कर दी। ये पिछले एपिसोडों में हमने आपको बताने का प्रयास किया साथियों। और अब ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश की स्थापना होने के बाद इसी गुलाम वंश के जो कि परिकल्पनाओं को मैंने कई एपिसोड में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आपने इसी गुलाम वंश में एक प्रतापी राजा का नाम सुना, एक सुल्तान का नाम सुना, जिसका नाम था बलबन, जिसने लौ रक्त की नीति अपनाई थी। और लौ रक्त की नीति का तात्पर्य आप समझते चलिएगा कि अगर आप गुनहगार हैं, आपने हमारा विद्रोह किया, तो पक्की बात याद रखना, हम आपको तो मारेंगे ही मारेंगे, साथ ही साथ आपके बीबी और बच्चे को गुलाम बनाएंगे। ये लौ रक्त नीति थी, कठोर दंड का प्राविधान था बलबन के समय में। बलबन गुलाम वंश का एक बहुत ही बड़ा सुल्तान था। ध्यान देना, इसी बलबन के सेनापति हुआ करता था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जी हाँ साथियों, कहानी यहां दमदार बनाऊंगा। इसी बलबन का सेनापति हुआ करता था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, नाम तो सुना होगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सेनापति हुआ करता था। मैं बताना ये चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का अब हम क्रियाकलाप लाए हैं, जिस व्यक्ति के बारे में खिलजी वंश की शुरुआत होगी, उसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि कैसा होगा आपके सामने फरमा रहे हैं। होता क्या है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बलबन का सेनापति हुआ करता था। बलबन की मृत्यु के बाद जब उसका बेटा कैकूबाद राजा बनता है यानी सुल्तान बनता है, तो कैकूबाद इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, देखना साथियों कैकूबाद की बात कर रहा हूं, कैकूबाद इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, ये चीज देखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को आरिज ए मुमालिक का पद देता है। यानी ये इसको पद देता है आरिज ए मुमालिक का। ये एक समय का श्रेष्ठ पद हुआ करता था, वो उस व्यक्ति को दिया जाता था जो कर्तव्यनिष्ठ और अपने काम के प्रति काफी ज्यादा निपुण होना चाहिए। तो ऐसा ये व्यक्ति था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस वजह से एक लंबे अरसे तक इस परिवार से जुड़ा रहा, इस वंश से जुड़ा रहा। आप देख पा रहे हैं कि बलबन ने इसे सेनापति बनाया, बलबन के जाने के बाद बेटे ने इसे एक बहुत बड़े पद से नवाजने का काम किया। कुछ तो था इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में, कुछ तो बात थी, कुछ तो गरिमा थी, कुछ तो ताकत रही होगी साथियों। इस वजह से इसको ये पद मिल गया। चलो ठीक ठाक पद है। मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग आपके जहन में ये बात होगी साथियों कि ये कहानी कब की है। मेरे प्यारे स्टूडेंट साथियों, 1206 ईस्वी से लगा करके 1290 ईस्वी तक चला है गुलाम वंश, इसी के बीच की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आरिज मुमालिक का पद मिल चुका है किसे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। किसने दिया है हम आपको बता चुके हैं कि कैकूबाद ने दिया है। कैकूबाद कौन था आपको हम पहले बता चुके कि यह बलबन का पुत्र था। कैकूबाद को अचानक लकवा लग जाता है, तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिस जिंदगी पर नाज करते हो इसे किसी ने रोका नहीं है, तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और इसको किसी ने रोका नहीं है साथियों। इस वजह से ध्यान देना, इतने बड़े सिंहासन का राजा अब डगमगाएगा, इसे लकवा मार जाएगा। कैकूबाद को लकवा लग जाने के बाद अचानक दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से खाली हो जाती है। सन्नाटा, दूर दूर तक सन्नाटा, लोगों के मस्तिष्क में अलग अलग धारणाएं। ध्यान देना क्यों, क्योंकि कैकूबाद जो है, जब इसको लकवा लगता है इसके ठीक कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात देखा जाता है इसकी 4 वर्ष की एक संतान थी जिसका नाम था कयूमर्स। कयूमर्स की अवस्था अभी महज 4 वर्ष की है। दिल्ली सल्तनत सोचो जरा, कितना बड़ा साम्राज्य है साथियों, खाली हो चुका है और अब उसके पास वारिस के रूप में कोई नहीं है, और जो है वो महज 4 वर्ष का है।
परंतु इसके जो आसपास के जो सहयोगी होंगे, जो रिश्तेदार होंगे, जो करीबी होंगे, वो कतई नहीं चाहेंगे कि दिल्ली सल्तनत हाथ से फिसल जाए। वो कई उम्र को 4 वर्ष की अवस्था में ही राजा बना देते, क्योंकि उस समय उम्र का कोई पैमाना नहीं हुआ करता था, कितनी उम्र होनी चाहिए फिर आप अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। राजा बनता है कौन? 4 वर्ष की अवस्था में कई उम्र। परंतु आप सोचो कि ये अंतिम राजा है गुलाम वंश का, 4 वर्ष की अवस्था में बना दिया गया है। 4 वर्ष की अवस्था में कोई राज्य संचालन कर पाएगा क्या? हमें तो नहीं लगता, और आपको भी शायद ये पता चल चुका हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो 4 वर्ष की अवस्था में बना हुआ राजा राज्य का संचालन करने में असमर्थ है। इस बात का फायदा उठाएगा जमाना, इस बात का फायदा उठाएंगे इसके करीबी। कहा जाता है कि दिल्ली पूरी तरीके से बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित थी। बलबन ने ऐसा किला बना ही दिया था कि कोई आक्रमण नहीं कर सकता था, आसान नहीं था दिल्ली पर आक्रमण करना। लेकिन अपनों से लोग हार जाते हैं, जो करीबी हैं वही हमें मार जाते हैं। हम अपनों से ही तो हार जाते हैं और करीबी हमें मार जाते हैं साथियों, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे करीबी जो हमारे पास ही बैठे हैं, अब कहीं ना कहीं उनको मौका मिल गया कि कब तक करेंगे सेवा, कब तक रहेंगे इस चक्कर में, अब हम भी बनेंगे सुल्तान। क्योंकि अब हमारे दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान है वो उसकी अवस्था काफी कम है। इसका तात्पर्य है कि हमें कुछ अलग करने का मौका मिला है, हमारा मस्तिष्क कब भागेगा। इसी बीच एक नाम हम आपको बताना चाहेंगे जिसका नाम है एतमूर सुरखा। एतमूर सुरखा, ध्यान देना साथियों, कहानी तब समझ पाएंगे जब आप इसको कहानी के तरीके से जीने का प्रयास करेंगे। एतमूर सुरखा एक अमीर तुर्क था। अमीर तुर्क ही गद्दी चला रहे थे, आपको पता है, एक अमीर तुर्क था। अब इसके मन में सबसे पहले यह अभिलाषा जाग पड़ती है कि किसी तरीके से इस सिंहासन को लेना है, क्योंकि अब कई उम्र के बस की बात नहीं है। बहुत हुआ ये सेवादारी, अब हम करेंगे पहरेदारी, अब हम करेंगे इस दिल्ली सल्तनत पर राज। ये सपना देखा किसने? एतमूर सुरखा ने। परंतु अकेले आप सपने देखने के हकदार नहीं हैं, आपके पीछे इसी वंश में, इसी परिवार में लंबे समय देने वाले और लोग हैं, जिसमें एक नाम हमने आपको पहले भी बता दिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। ये बलबन के समय से शुरू कर रहा है, इसका मतलब एक लंबा समय इस परिवार को दे चुका है। ये दौर है 1290 ईस्वी का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उम्र है 70 वर्ष। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं लगभग इसने 40 से 50 वर्षों तक इस परिवार की सेवा की है। तो ये कहां पीछे हटेगा? इसके भी दिल में वो सपने हैं, जिंदगी अंतिम पड़ाव पर है, 70 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, सपने बड़े बड़े देखे होंगे जिंदगी में, और अब सोच रहा है कि जाते जाते कहीं ना कहीं कुछ कर जाए, दिल्ली का सुल्तान हम ही बन जाए। तो इस अभिलाषा के साथ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एतमूर सुरखा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। कहता नहीं, इतना आसान नहीं है तुम्हारे राजा बनने की डगर, हम भी इसी रास्ते में खड़े हैं, मगर जरा देखो तो जरा, हम भी चलने वाले हैं साथ साथ। तो होता क्या है, दोनों में विद्रोह होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और एतमूर सुरखा। लेकिन इतिहास उसी के साथ जाता है जो वीर होता है। अब 70 वर्ष का कठिन अनुभव, ताकत भरपूर, अंतिम अवस्था, जीतने की अभिलाषा, कुछ भी छोड़ने का मन नहीं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एतमूर सुरखा को मार दिया। एतमूर सुरखा मारा गया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने डंके की चोट पर आकर कह दिया कि हम हैं दिल्ली के सुल्तान, हम हैं दिल्ली के सुल्तान। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, हम हैं दिल्ली के सुल्तान। कहीं इनकी आत्मा भटक रही होगी ना, टहल रही होगी, तो सुन रही होगी इस कंटेंट को, तो कह रही होगी एक जमाना वो था कि दूर दूर तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी मेरा नाम लेने की, और आजकल के मास्टर लोग इस तरीके से हमारा नाम उछाले जा रहे हैं, इस तरीके से लिए जा रहे हैं। और सच पूछा जाए तो जिंदगी यही है साथियों, कभी आप राजा हैं तो कभी आपका नाम लेने की किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। आज ऐसा है कि कोई भी आपका नाम लेके चला जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि जिंदगी बहुत ही अल्प होती है, जिंदगी बहुत ही अल्प होती है। शिद्दत से जियो मेरे यारों, शिद्दत से जियो इसे, और इसमें कोई घमंड नहीं होना चाहिए। आराम से जी के निकल जाइए, क्योंकि ये जीवन, ये जिंदगी, ये दुनिया ठहरने वाली नहीं है, जहाँ आप लंबे अरसे तक रहने वाले नहीं है। तो किसी बात का खोने का गम न करो और किसी बात को पाने का घमंड न करो। दोनों बातें दिमाग में होनी चाहिए। तो चलते रहिए, कहानी है। तो देखिए, एक जमाना था जिसका कोई नाम नहीं ले पाता था, और आज उसका नाम हम डंके के चोट पर लिए जा रहे हैं।
कोई बात नहीं, कहानी आपको समझ में आ रही है। तो अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजा बनेगा। आपका मन अब ये जरूर आपसे कहेगा कि सर ये खिलजी थे कौन, क्या ये पेड़ से थोड़ा टपक पड़े हैं? खिलजी थे कौन? बिल्कुल, खिलजी थे कौन, और खिलजी से हमारा सामना हो रहा, तो खिलजी थे कौन? वाकई में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जब आरिज मुमालिक का पद दिया था ना कैकुबाद ने, तब भी विद्रोह हुआ था। तो इस बात को लेकर के कि ये शुद्ध तुर्क नहीं था, लोगों का मानना था कि ये तुर्क की श्रेणी में आता जरूर होगा, लेकिन यह शुद्ध तुर्क नहीं है, अर्थात ये कुलीन व्यक्ति नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। इस बात का विद्रोह था। लेकिन जब ये राजा बनेगा तो कई चीजें बदलेंगी। अब होगा क्या, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब सुल्तान बन जाता है, हमारा पहला दायित्व है हम आपको ये बता दें खिलजी कौन थे। खिलजी साथियों अफगानिस्तान से, यानी अफगानिस्तान के खज्म, खज्म का मतलब गर्म स्थान, खज्म का मतलब होता है गर्म स्थान। अफगानिस्तान के खज्म जिसका नाम है गर्म स्थान से कुछ इतिहासकारों का मानना है यहां से आए थे, इसलिए इनको खिलजी कहा गया। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को और भी पारखी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि हेलमंद नदी घाटी से आए थे, हेलमंद नदी घाटी से, यानी कुछ लोगों का मानना है कि ये हेलमंद नदी घाटी से आए थे। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ये चंगेज खान के वंशज रहे, चंगेज खान के समय यानी चंगेज खान की ये वंश रहे। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तुर्कों की कुल 64 जातियां थीं, 64 जातियां थीं, और उन 64 जातियों में एक जाति खिलजी भी थी। जैसा भी हो, इसलिए मैंने आपसे कहा ये विज्ञान है, ये इतिहास है, विज्ञान नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ 100% आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं। ये इतिहास है, विज्ञान नहीं है, और इसे जिसे लिखा है इसने वो इंसान है, भगवान नहीं है। इसका तात्पर्य है कि कई लोगों की मंशा अलग अलग हो सकती है, कई प्रकार से इस बातों को दोहराया जा सकता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आ चुका है सिंहासन संभालने के लिए, तैयार रहिएगा आगे की कहानी को समझने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये मान के लगे साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिलहाल कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अब दिल्ली की सल्तनत पर काबिज हो चुका है। अवस्था सुनकर के आप भी दंग रह जाएंगे। कोई व्यक्ति 70 वर्ष की अवस्था में राजा बनेगा तो करेगा क्या? एक तो बहुत या तो बुरा कर सकता है या बहुत ही उदार हो सकता है। सोचना जरा, जब 70 वर्ष की अवस्था में राजा बनता, एक तो ये शुद्ध तुर्क नहीं था, लोग इसे कुलीन मानते नहीं थे। इसका मतलब इसका जो रास्ता था, इसका जो डगर था, बहुत ही कठिन होने वाला था। इसने अपना राज्याभिषेक भी अलग जगह कराया। देखना, मैं बता दूं आपको, एक महल है दिल्ली में, किलोखरी महल, दिल्ली के पास था किलोखरी महल। यहां ये अपना राज्याभिषेक एकांत में करवाता है, जिससे विद्रोह ना हो सके। लंबे अंतराल तक यहीं रहता है, यानी कई महीने तक ये यहीं पर रहता है। किलोखरी महल में राज्याभिषेक कराता है। अवस्था होती है 70 वर्ष की। चुनौतियां तमाम है साथियों, आपको पता है, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए इसने उदार नीति का अनुसरण किया। उदार हो गया, नम्र हो गया कि मेरी अवस्था बहुत ज्यादा नहीं है, हे प्रजावासियों, ये शासन प्रशासन आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा। इसका मतलब देखना, शासन क्या होगा, शासन का आधार। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हम आपके लिए लाते हैं। शासन का आधार होगा प्रजा की इच्छा। ऐसा करने वाला ये पहला राजा है, ये पहला इतिहास का राजा है जिसने शासन का पहला राजा लिख दे रहे हैं साथियों, जाने रहिएगा। शासन का आधार प्रजा की इच्छा माना, पहला ऐसा राजा है। आज जैसे आज का शासन कैसा है, प्रजा की इच्छा पर है। आप चाहें तो 5 वर्ष में किसी का भी बोरिया बिस्तर पैक कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो। प्रजा की इच्छा आज भी शासन का आधार है। आप सोचिए, उस समय जहां बलबन की कठोर नीति से पूरा जमाना त्रस्त था, जहां कठोर नीति से किसी की हिम्मत नहीं होती थी आवाज उठा दे, जहां बलबन खुद को भगवान बताता था कि सुल्तान का पद मामूली नहीं है, उस जमाने में सोचना बहुत लंबा गैप नहीं है, बहुत लंबा गैप नहीं है। उस जमाने में जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन की बागडोर संभालेगा और इतनी उदारता का पालन करेगा तो प्रजा कितनी खुश होगी। इसने सोचा कि ये कठोर वाला काम खत्म करें। इसने लौ रक्त नीति को खंडित कर दिया, यानी तोड़ दिया। लौ रक्त नीति का खंडन करता है, यानी अब ये नीति नहीं चलेगी जो गुलाम वंश में हुआ करती थी। उसने इसको हटा दिया, कहा नहीं, बहुत ही आराम से सजा दिए जाएंगे, प्रावधान हल्के होंगे,
दंड के प्रावधान हल्के होंगे, मतलब ये नहीं था कि जुर्म आप करें, ऐसा नहीं है। जुर्म करेंगे तो इतने कठोर दंड नहीं दिए जाएंगे। यानी इसने कहा कि आप जैसा चाहेंगे हम वैसा नजर आएंगे, आप जैसे इस शासन को चलाना चाहेंगे ठीक उसी तरीके से हम इस शासन प्रशासन का संचालन करने में आपकी मदद करेंगे, ऐसा इसकी अभिलाषा थी। तो एक 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति करेगा और क्या, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो लौह रक्त नीति का खंडन कर देता है, उलेमाओं पर रोक लगा देता है, उलेमाओं पर रोक लगाता है। आप सोचेंगे उलेमा क्या है? जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। उलेमा उस समय के सबसे उच्च पद पर हुआ करते थे, जिनका दिशा निर्देश ही राज के शासन प्रशासन के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। उलेमा का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं काजी, जो वो बताते थे वही काम हुआ करता था। लेकिन इसने कहा कि आपका पद ठीक है, आप उलेमा रहेंगे, मैं आपका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन आपका हस्तक्षेप हम राज्य में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब इन पर रोक लगाया इसने, उलेमाओं पर रोक लगा देता है। देखना, तो ये तमाम चीजें करता हुआ ये आगे बढ़ता है और अपना शासन का आधार देखिए किसको बताया, प्रजा की इच्छा बताया कि प्रजा की इच्छा जैसा होगी शासन वैसा होगा। हम आपको बता दें इसके बारे में, अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। अमीर खुसरो की एक पुस्तक है साथियों, मिमताह उल फतह, मिमताह उल फतह, ये पुस्तक है अमीर खुसरो की। इस पुस्तक में अमीर खुसरो कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि मेरे दरवाजे से अनेक हिंदू ढोल नगाड़े बजाते हुए मूर्ति विसर्जन करने के लिए जाते हैं। इससे क्या समझ पाए आप? इससे यह तर्क निकलता है, यह सिद्ध होता है कि वाकई में यह धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, किसी से इसका कोई ऐतराज नहीं था, किसी से कोई बैर नहीं था। यानी हिंदू और मुस्लिम को, हिंदू मुस्लिम को समान दृष्टि से देख रहा था। समान दृष्टि से देखने के कारण हम इसे धार्मिक सहिष्णु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों? धार्मिक सहिष्णु सुल्तान कह सकते हैं। तो धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, हिंदू और मुस्लिमों को अच्छे अच्छे पद दिया करता था। यानी ऐसा नहीं कि हिंदू है तो आपको बड़े पद नहीं मिलेंगे, हिंदुओं को भी मिला, अपने विद्रोहियों को भी दिया। इसका मतलब यह था कि हम प्रजा में खूब प्यार बांटे, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, ऐसा करते हैं, शासन का एक और तरीका निकालते हैं, सबको खुश कर देते हैं। इसका तात्पर्य था कि मैं इसके अंदर ये अभिलाषा थी कि सबको खुश करने की इच्छा थी इसके अंदर, और इसमें कहीं हद तक सही भी साबित होता है। धर्म को मान रहा है, लोगों की इच्छाओं को जान रहा है, सबको खुश करना चाह रहा है। इस हिसाब से ये राजा अपना शासन चला ले जाएगा, क्योंकि इतनी अवस्था में अगर विरोध होगा तो आप फिर कहाँ बचोगे। इसी अभिलाषा से कि मैं अब करूंगा क्या, मैं पूरे प्रजा में प्यार बांटूंगा और इस आधार पर इस शासन की बागडोर को संभाल करके चलाऊंगा। चलो चलने दीजिए। देखना, तो तमाम बड़ाइयाँ इसकी हो चुकी, एक तो उदार वाली और एक तो धार्मिक सहिष्णु वाली, दोनों बातें हम कर चुके हैं। लेकिन देखना, एक कहानी आपको बताऊं कि 1291 और या 1292 ईस्वी के आसपास एक सिद्धी मौलाना आते हैं। सिद्धी मौलाना साहब थे, ये ईरान के थे। इन्होंने इसकी आलोचना कर दी। सिद्धी मौलाना साहब क्या करते हैं साथियों, इस 70 वर्ष के राजा की आलोचना करोगे तो बुरा मान जाएगा। थोड़े से कम उम्र के हैं तो समझेंगे कि चलो ठीक है, दबाते हैं आपको, बाद में ईडी उडी लगाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये कहता है कि 70 वर्ष की अवस्था में एक सिद्धी मौलाना आकर के इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना करने पर वो इसे, किसको, सिद्धी मौलाना को हाथी के तले दबवा देता है, यानी इसकी हत्या करवा देता है। सोचना, जिसकी हम उदारता की बात कर रहे हैं उसकी उदारता पर थोड़ा सा इतिहासकार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं इस बात को कहकर। हो सकता है मे बी वो नाराज हो गया होगा, इतना प्यारा है राजा, इतना उदार है राजा, और आपने उसकी आलोचना की, नाराज हो गया कि चलो अरे यार इतना बेकार थोड़ो है, मरवा दिया इनको, हाथी के तले दबवा दिया इनको और ये मारे जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है इसकी उदारता पर। ध्यान देना, एक और कहानी से आपको रूबरू मैं कराऊंगा। लगभग 1292 ईस्वी की बात करूंगा, ये 1292 ईस्वी या 91 के आस पास है। ये सब अभी राजा बना है तो 1292 ईस्वी मान के चले। रणथंभौर, रणथंभौर जान रहे हैं आप साथियों, रणथंभौर किला, थंभौर, रणथंभौर, यहां के राजा हुआ करते थे राणा हम्मीर देव। राणा हम्मीर देव, नोट कर लीजिएगा साथियों, बहुत ही अच्छी सी पॉइंट है ये। 1291-92 के आसपास रणथंभौर पर यह आक्रमण करता है।
कहानी को सुनिएगा, इसलिए मैंने कहा जीने का प्रयास कीजिएगा। जलालुद्दीन राजा बनता है, 70 वर्ष की अवस्था होती है, काफ़ी उदार होता है और उसकी उदारता पर एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं इतिहासकार। आपके सामने मैंने सब कुछ लिखने का प्रयास किया, बताने का भी प्रयास किया है। अब 1292 ईस्वी की एक कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। राणा रणथंभौर पर यह आक्रमण कर देता है। वहां के राजा हुआ करते थे उस समय राणा हम्मीर देव। आक्रमण करता है लेकिन राणा हम्मीर देव को ये हरा नहीं पाता, उनसे खुद ही हार जाता है। हारने के बाद कुछ सेना की टुकड़ियां जो पीछे खड़ी हुई थी, यानी जो बच गई थी, जीवित बच गई थी, उनके पास वापस आता है और कहता है देखो ऐसा है, उनके देखो मनोबल को किस तरीके से बढ़ा रहा है, इसी को कहते हैं अनुभव। तो 70 वर्ष की अवस्था है, बेहतरीन अनुभव से लय से ये राजा अब ये कहता है उनसे कि एक बात समझना, हम हारे नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इस छोटे से किले की कीमत मेरे मुसलमान सैनिकों के खून के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी हत्या हो, इस छोटे से किले से मुझे कोई प्रेम वगैरह नहीं है। ऐसा कह करके अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है हारने के बाद और उनको लेकर वापस चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कसक, ये ठीस इसके मन में रह जाती है कि हम बेइज्जत हुए हैं, और इस बेइज्जती का, इस नाराजगी का, ये बेइज्जती उसकी नाराजगी में बदलती है, गुस्से में कन्वर्ट होती है और ये गुस्सा हिंदू मंदिरों पर जाके निकाला जाता है। तमाम हिंदू मंदिर इसके द्वारा लूट लिए जाते हैं। यानी इतना नाराज होता है, अपनी इस हार से खींच जाता है और तमाम हिंदू मंदिरों को ये क्या करता है, लूट लेता है। अब बताना, जब अभी आप हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं कर रहे थे, अभी आप अच्छे अच्छे पदों पर हिंदू को बैठा रहे थे, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको धार्मिक सहिष्णुता कह दिया। लेकिन आपका यह रवैया देख करके कि आपने हिंदू मंदिरों को लूटा, उनको तोड़ा, उनको फोड़ा, इस रवैये से हम आपको अब धार्मिक सहिष्णुता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये इतिहासकार कह रहे हैं साथियों। इतिहासकार इसके धार्मिक सहिष्णुता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए, क्योंकि इस कहानी से हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसके इस धार्मिक सहिष्णु होने पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग ही गया, क्योंकि इसने मंदिरों को लूटा। जी हाँ साथियों, लेकिन देखिए खूबसूरती इसकी और 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी आते हैं। मंगोलों का आक्रमण चल रहा था, मंगोल आक्रमणकारी आते हैं। ये कहानी और भी दिलचस्प है। और उस समय इस मंगोलों का, आक्रमणकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब्दुल्ला, ये सेनापति था। अब्दुल्ला आक्रमण करता है, परंतु 70 वर्ष की इस महत्वाकांक्षी राजा से हार जाता है। यानी अब्दुल्ला पराजित। कौन पराजित साथियों? फिर मंगोल पराजित। बड़ी बात है, मंगोल वाह आक्रमणकारी हैं, आक्रमण कर रहे हैं, अब्दुल्ला नेतृत्व कर रहा है, लेकिन इस राजा ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन्हें हरा दिया। परंतु हराया कैसे, जरा सोचो, ये दिलचस्प लगेगा। आप सोचोगे इतने बड़े आक्रमणकारियों को ऐसा हराना आसान थोड़ा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने मस्तिष्क का यहां बेहतर इस्तेमाल किया। उसने काम क्या किया, देखना जरा। उसने काम यह किया कि इसी में से, यानी इन्हीं में से कई लोगों को तोड़ने का काम किया। एक उल्गू खां थे, उल्गू खां, ये भी सेनापति हुआ करते थे उस समय इस मंगोलों के। उल्गू खां को बुलाता है और कहता है कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी जान पड़ते हैं, आपकी खूबसूरती का कोई दूर दूर तक सानी नहीं है, मेरी एक बेटी है, बहुत ही खूबसूरत है, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? उल्गू खां सेनापति को जब अपनी बड़ाई किसी की कर दोगे तो थोड़ा सा मजा आ जाता है। तो उल्गू खां जो सेनापति है, थोड़ा सा उनको दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा कि अरे दिखाइए भाई। और जब वो उल्गू खां ने इसकी बिटिया को देखा ना, तो खूबसूरती से लैस थी बिटिया, बहुत ही खूबसूरत थी, और उल्गू खां का दिल उस पर आ जाता है। तो कहाँ ये मानने वाला था, इसकी ये राजनीति थी, कूटनीति थी, इसीलिए तो उसने ये काम किया। उल्गू खां की शादी करवा दिया किससे? अपनी पुत्री से। लीजिए, उल्गू खां बन गए क्या? दामाद। अब जब रिश्तेदारी हो गई मंगोलों से, तो अब्दुल्ला को तो हारना ही हारना है, हारना ही हारना है। और उल्गू खां को पसंद करने वाले लोग इसी भारत में रहने की इच्छा जाहिर करेंगे, बिल्कुल। और हमारा जो राजा है, उदारनीति वाला है, वो कहीं ना कहीं ये मान भी लेगा। उसने कहा बिल्कुल आप यहीं रहें, आप हमारे दामाद हैं और आपको यहीं रहना है, बाकी इसे भगाना है। इसने अपनी इस चालाकी और सूझबूझ से मंगोलों को खदेड़ दिया। अब उल्गू खां रुक गया, इसके साथ कुछ और लोग रुक गए, और इसीलिए इसने इसी दिल्ली में एक मंगोलपुरी नाम का शहर बसा दिया। आप भी जाएंगे, आज भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा मंगोलपुरी नाम का शहर किसने बसा दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। प्रश्न आएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कौन सा शहर बसाया था? तो मंगोलपुरी नाम का शहर इसने बसाया था। किसके लिए? मंगोलों के लिए, अर्थात अपने दामाद के लिए।
और अब देखना जो मंगोल यहां रहेंगे वो मंगोल नहीं रह जाएंगे, कहीं ना कहीं उन्हें धर्म चेंज करना पड़ेगा। और आगे चल करके इन मंगोलों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म साथियों? मुस्लिम धर्म अपना लिया। इसीलिए इन्हें हम लोग नवीन मुस्लिम कह सकते हैं, नव मुस्लिम। कौन नव मुस्लिम कहलाते हैं? तो कहना मंगोल नव मुस्लिम का दर्जा पाते हैं, नव मुस्लिम के नाम से जाने जाएंगे और नव मुस्लिम कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको इसका शासन प्रशासन कैसा लग रहा है? मुझे लगता है ये कहानी आपको बड़ी दिलचस्प लग रही है। चलो देखना थोड़ा सा, अब लंबा शासन हो चुका है, 95 तक इसने शासन कर दिया, 96 तक साथियों। तो ये मामला है 1294 के आसपास का। 1294 के आसपास की मैं बात आपसे करूंगा, जिसमें एक छज्जू नाम का व्यक्ति था। छज्जू, इसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मतलब इसने अपनी वफादारी पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगवा दिया। छज्जू जो कि एक गुप्तचर की भांति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पता ठिकाने के बारे में इससे जलने वाले लोगों के पास जाकर के बताता था। अर्थात ये एक चुगलखोर के काम मनमाफिक काम कर रहा था। यानी ये मत समझो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक राजा है, तमाम इसके विद्रोही शुरू से हैं, वो कहीं ना कहीं इसको मारना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। और एक व्यक्ति छज्जू है जो कि इसी राज दरबार में रहता है, इसे सब कुछ पता है जलालुद्दीन के बारे में। ये थोड़ी थोड़ी बातें बारीकियां ले जाकर के इसको देता है। जलालुद्दीन फिरोज का जो विद्रोही है, जो उनके अलग गुट है, उनमें जाके बताता है, यानी अमीर तुर्कों को बताता है। ये बात किसे पता चल जाती है? अलाउद्दीन खिलजी को। ओहो, आ गया, देखना एंट्री, देखना किसका है। अब यहीं से मजा आएगा आपको। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनते ही आपको मूवी याद आ जाती होगी, बहुत ही खतरनाक अब सुल्तान आएगा। देखना अभी इसकी कहानी समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी है कौन? इसकी एंट्री कैसे हो गई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई का ये पुत्र है, अर्थात कहीं ना कहीं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके चाचा है और ये भतीजा है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा है, ये अपने चाचा के बारे में हो रहे विद्रोह को समझ जाता है और ये विद्रोह करने वाले व्यक्ति को पकड़ लेता है। छज्जू को रंगे हाथों पकड़ता है और छज्जू को भरे दरबार में लाता है। कहता है, चाचा जी, जिस व्यक्ति पर आप बहुत ही ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, ये आपके पीछे सुराग कर रहा है, ये जिस पत्तल में खा रहा है उसमें छेद कर रहा है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, आपको पता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी छज्जू खां को मार देगा, मरवा देता है, मृत्यु दंड सुना देता है। ये होना ही था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अब उपहार तो बनता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को यानी अपने भतीजे को उपहार स्वरूप उत्तर प्रदेश का मानिकपुर देता है। देखना, अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिल गया? उत्तर प्रदेश का मानिकपुर का इसे सूबेदार बना दिया गया। ये क्या है? ये बहुत बड़ा पद है साथियों। कहा, तुम्हारे इस कार्य का उपहार स्वरूप बेटा हम तुम्हें उत्तर प्रदेश के मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का ये पहला, इसके जीवन का पहला बड़ा पद था। अब सूबेदार बन चुका है। इतना ही नहीं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी दूसरी खूबसूरत बेटी की शादी भी किससे कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी से। एक और निकाह। सोचना, इसका मतलब है अब जो चाचा था वो केवल चाचा नहीं है, पद स्क्वायर हो रहे हैं। अब चाचा क्या बन गए? ससुर। बेटा क्या बन गया? दामाद। जो कभी भतीजा था वही दामाद है और जो कभी चाचा थे आज वही ससुर है। इसका मतलब दोहरे पद की मार पड़ेगी। अब अलाउद्दीन खिलजी का वर्चस्व और भी ज्यादा बढ़ेगा। एक तो आप हमारे ससुर जी हैं और दूसरे आप हमारे चाचा हैं। इसका मतलब हम आपके कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा करीबी हैं। बिल्कुल। और मानिकपुर के हम क्या है? सूबेदार हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी ऐसा छुटपुटिया नेता नहीं था या ऐसा राजा नहीं था। इसके मस्तिष्क में बड़ी खुरापाती सूझ रही थी। बड़ा ही अलग व्यक्तित्व का ये धनी था शुरू से ही। अलाउद्दीन खिलजी जब मानिकपुर का सुल्तान बनता है साथियों, तो ये अचानक देखना महाराष्ट्र पर आक्रमण कर देता है। कहां पर? महाराष्ट्र पर। यहां पर आक्रमण करता है और यहां के राजा हुआ करते थे रामचंद्र देव यहां के राजा हुआ करते थे। महाराष्ट्र पे रातों रात आक्रमण और यहां के राजा हैं रामचंद्र देव हार जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अचानक आक्रमण से हार जाते हैं
अलाउद्दीन खिलजी यहां की तमाम धन संपदा को लूट लेता है और लूट करके जब वापस आ रहा होता है तब इस खजाने को यह देखता है और कहता है कि मेरे चाचा यानी मेरे ससुर पूरे जीवन काल में यानी इतने दिनों में जब से ये राजा हैं इतना नहीं कमाए होंगे या इतना नहीं बनाए होंगे। इसका मतलब मेरे अंदर राजा बनने का सारा गुण है। एक राजा के अंदर यह गुण होना चाहिए कि अपनी प्रजा तथा अपने समाज अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसके अंदर होना चाहिए कुछ। अलाउद्दीन खिलजी का मस्तिष्क यहीं से परिवर्तित होता है। वो खजाने को देख करके पागल हो जाता है। और बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन को बिल्कुल ये कहा ही नहीं था, ये खुद ब खुद आक्रमण कर दिया था, यानी बगैर पूछे बगैर इजाजत के। जब ये बात पता चलती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, वो काफी नाराज होता है। बुलाया जाता है राज दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी की एंट्री होती है खाली हाथ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि क्या लूटे हो और किसके कहने पर लूटने गए थे वहां पर, ये तुम्हारा काम बहुत ही बुरा है, इसके लिए जानते हो तुम्हें क्या सजा दी जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है चाचा यानी ससुर, देखिए मैंने आपकी इजाज़त नहीं ली है, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं और तमाम जो खजाना है वो हम आपको दे देंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ये बात अच्छी लगी कि खजाना मिल जाएगा, चलो अब तो जो होना था हो गया। और इसके लिए एक तारीख तय होती है और एक स्थान तय होता है जहां पर जलालुद्दीन खिलजी पहुंचता है तय समयानुसार। और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी अपना एक इसका गुलाम था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन को भेज देता है। और पहले से ही सारा प्लान सेट था। जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वहां आते हैं तुरंत इख्तियारुद्दीन ने उनके गले को काट करके अलग कर दिया। और अब दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा आपको पता चल चुका है, अलाउद्दीन खिलजी आने वाला है। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए बने रहिएगा साथियों। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुलाकात हमारी आपसे नए एपिसोड में होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।